नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फ़ेवरेट चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 10 शॉर्ट नोट्स जो बायोलॉजी का फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है 2024 का सीबीएसई के लिए और बिहार स्टेट या फिर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स का हम एक श्रृंखला अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं वो हम 1 सप्ताह के अंदर में कवर करेंगे। छोटे-छोटे टुकड़ों में 10 और 5 की जो श्रृंखला है, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 10 से 15 मिनट का स्टडी टाइम आपको लगेगा एक वीडियो को देखने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के साथ हम आपके पास उपलब्ध हुए हैं और हम आपको एश्योर करते हैं कि हमारे द्वारा जो रिसर्च करके और ये जो क्वेश्चन श्रृंखला तैयार किया गया है, तो इसमें से आपका मोस्ट प्रोबेबली 70 टू 80% क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आने जा रहा है। अब ये बात हम इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पा रहे हैं कि हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया है, अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का, सीबीएसई का जो पेपर है, उन सभी को और सिलेबस की बारीकियों को समझा है, उसके बाद जाकर के इस शॉर्ट एंड नोट्स को फिर हम लॉन्ग नोट्स भी लेकर के आएँगे, 5 मार्क्स क्वेश्चंस, 10 मार्क्स क्वेश्चंस भी लेकर के आएँगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो है 10 क्वेश्चन होगा, जो छोटे-छोटे 1 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में और इसमें से कम आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 3 से 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाएँगे। तो वीडियो को सीरियसली लास्ट तक देखना है और चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे उन लोगों का भी प्रिपरेशन बेहतर हो सके, वो लोग भी एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, तो जानकारी उन लोगों तक भी पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल जो है वो 10 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स रहने जा रहा है, जो बायोलॉजी के एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम 2024 के लिए सीबीएसई, बिहार बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने जा रहा है। इसमें से लगभग 8 से 10 मार्क्स आपके एकदम श्योर हो जाएँगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम देखते हैं अगला जो है, इसमें से आपका लगभग जो है वो 10 क्वेश्चन में से 5 तक आ सकता है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन एकदम श्योर है कि वो आएगा ही। पहला क्वेश्चन हमारा है वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बर्थ, ये क्या है? रेशियो ऑफ बर्थ एंड डेथ विद इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। एक खास समय अवधि में उस पार्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, है ना? जैसे एक छोटा सा गांव हो गया, एक वार्ड हो गया, एक ब्लॉक हो गया, तो इस तरीके से उस पार्टिकुलर एक गांव में या एक एरिया में उस वर्ष या उस अवधि में, यानी 1 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का, जिस तरीके से हमको काउंट करना है, तो वो हम निकालते हैं। जनरली हम इसको ईयर में निकालते हैं। तो वाइटल इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बर्थ टू डेथ विद इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। बर्थ रेट और natality rate is defined as the number of birth per thousand individuals of a population per year। तो जो हमारा बर्थ रेट है उसी को नेटेलिटी रेट भी कहते हैं। नया जो छोटा बच्चा जन्म लेता है उसको नियोनेट बोलते हैं, इसलिए इसको नेटेलिटी रेट भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो वाइटल इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बर्थ ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए ईयर, एक साल में उस पूरे पॉपुलेशन से कितना बर्थ हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थ ऑफ ए पॉपुलेशन इन द ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेथ।
यानी कि जितना बर्थ हुआ उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ। उस पूरे 1 साल में जितना बर्थ हुआ, जितना डेथ हुआ उससे भाग दिए और मल्टीप्लाई किए 100 से। तो जो संख्या निकल के आएगा, वो संख्या क्या कहलाएगा? वाइटल इंडेक्स कहलाएगा। इस टर्म को किन्होंने डिफाइन किया था? तो रायमंड प्यर्ट ने इस टर्म को डिफाइन किया था। द टर्म कॉइन्ड बाय रायमंड प्यर्ट। तो ये आपका वाइटल इंडेक्स क्लियर हो गया। अगला हमारा है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन हैज बीन genetically modified by the insertion of one or more genes from a common soil bacterium, Bacillus thuringiensis. These genes encode for the production of insecticidal proteins, and thus genetically transmitted plants produce one or more toxins as they grow। यानी कि ये जो बेसिलस thuringiensis है, इसके लिए इसका नाम बीटी कॉटन पड़ा। इसका फर्स्ट नेम जो है कैपिटल बी और स्मॉल टी से। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है एक प्रकार का। और क्रॉप किस तरीके से है? ये इस तरीके से जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो ये इस तरीके का दिखता है। तो ये जो है टॉक्सिन्स रिलीज करता है एक खास प्रकार का, जो क्या करता है? इंसेक्टिसाइडल है। इंसेक्ट्स जो उसके ऊपर बैठ करके उसको खराब कर देते हैं। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए ये जो प्लांट है, ये जो क्रॉप है बीटी कॉटन का, ये खुद ही एक ऐसा प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो प्लांट है उसका प्रोड्यूस जो बढ़ जाता है, और ये मोर टॉक्सिन्स सिक्रीट करता है, जिससे उसके ऊपर इंसेक्ट्स का हमला नहीं होता है और इंसेक्ट्स से वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये बीटी कॉटन क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड एक क्रॉप है जो बैसिलस thuringiensis से लिया गया है, इसलिए इसका नाम बीटी कॉटन पड़ा है। बीटी बैसिलस thuringiensis से। और ये क्या करता है? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन रिलीज करता है और क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक न्यू प्रकार का राइस है जिसमें बीटा कैरोटीन यानी कि प्रो विटामिन ए। अब जैसे फ़ोन में हमारा होता है ना स्मार्टफ़ोन प्रो, प्रो मैक्स, उसी तरीके से ये राइस जो है वो भी प्रो विटामिन ए यानी कि बहुत एडवांस अमाउंट में विटामिन ए रखता है, बीटा कैरोटीन रखता है। ए प्लांट पिगमेंट डेट द बॉडी कन्वर्ट्स इनटू विटामिन ए एज नीडेड। तो ये एक प्लांट का पिगमेंट है जिसको हमारा शरीर ज़रूरत पड़ने पे विटामिन ए के रूप में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकता है। दिस कंपाउंड इज व्हाट गिव्स दिस ग्रेन इट्स येलो, ऑरेंज और गोल्डन कलर। ये येलो ऑरेंज टाइप का या फिर गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसका नाम गोल्डन राइस पड़ा। और ये गोल्डन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है ग्रेन्स में, वो विटामिन ए होता है और बीटा कैरोटीन होता है, प्रोविटामिन ए, जिसकी वजह से ये गोल्डन कलर का होता है। और ये क्या होता है? विटामिन ए में रिच कंपाउंड होता है। कई बार नीट के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को लिया जा चुका है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है या क्या पाया जाता है? तो उसका आंसर होता है विटामिन ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है टीआरएनए। टीआरएनए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ट्रांसफर आरएनए। इसको एब्रिविएट करेंगे स्मॉल टी और कैपिटल आरएनए। इज ए स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल दैट प्लेज ए की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही की रोल यानी कि मेन रोल अदा करता है। ट्रांसफर आरएनए सर्व्स एज ए लिंक और एडाप्टर। ये एक जो है ट्रांसफर आरएनए एक लिंक के तौर पे काम करता है। किस कहाँ पे? बिटवीन द मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए के बीच में एक मैसेंजर के तौर पे, एक संदेश वाहक के तौर पर काम करता है।
मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल एंड ग्रू चेन ऑफ एमिनो एसिड डेट मेक्स अप ए प्रोटीन। और ये मैसेंजर आरएनए के बीच में एक वाहक का काम करता है, संदेश वाहक के तौर पे काम करता है। और ये क्या करता है, अमीनो एसिड के जो चेन है उसको बना करके और प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे UGGAAU। तो ये क्या है, अमीनो एसिड्स है जो एक चेन बना रहे हैं इस प्रकार से। और ये चेन क्या कर रहा है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। यहाँ पे आप टी आर एन ए देख पा रहे हैं और इसमें जो है ये कोड है उसको भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो टी आर एन ए क्लियर हो गया। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, तो ये एक हादसा था, भोपाल में हुआ था। तो भोपाल गैस एक प्रकार का मैन मेड या ह्यूमन डिजास्टर कह सकते हैं। तो भोपाल डिजास्टर और भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज ए केमिकल एक्सीडेंट ऑन द नाइट ऑफ 2 to 3 दिसंबर 1984। 1984 के दिसंबर 2 और 3 को ये रात में हुआ था। कहाँ पे, एट द यूनियन कार्वेज इंडिया लिमिटेड, एक पेस्टाइज, ये कंपनी है यूनियन कार्वेज इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे पेस्टिसाइड बनाया जाता है। प्लांट पेस्टिसाइड बनाता है। और ये कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया में है, इसलिए इसको भोपाल गैस ट्रेडजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का ये इंडस्ट्री था जहाँ पे हो रहा था और इससे लोगों का हाल हो चुका था, क्योंकि वो जो गैस था वो एयर में मिल गया था और लोगों को जो है शरीर में ऑक्सीजन के साथ वो भी इंटर कर जा रहा था इनहेलेशन के माध्यम से। और इनहेलेशन के बाद वो अंदर जा करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज क्रिएट कर रहा था और कई लोगों की जान गई इसमें। तो ये क्या है, भोपाल गैस एक डिजास्टर था जो भोपाल में हुआ था। और कहाँ पे, भोपाल में, तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड कंपनी है, पेस्टिसाइड प्लांट है, जहाँ पे 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटित हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है, ये एक प्रकार का इनहेरिडिटरी डिसीज जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि बॉडी का जो एबिलिटी होता है, ब्लड जब हाथ कट जाता है या कहीं पे कट लग जाता है तो वो क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है। तो उसको थक्का जमने के लिए जो प्रोसेस चाहिए, जो नीड होता है, उस प्रोसेस को ये कंप्लीट नहीं कर पाता है। और ये इस वजह से नहीं कर पाता है क्योंकि जो एक्स सेक्स एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड होता है, तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। और एक्स लिंक पे ये जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है उस पे ये लिंक्ड रहता है, उसी पे ये प्रेजेंट होता है। और इस वजह से हेमोफीलिया होता है। यानी कि जो ब्लड लॉस हमारा हो रहा है वो ब्लड लॉस होता ही रह जाता है। ब्लड हमारा जम नहीं पाता है और जमेगा नहीं तो वो स्टॉप नहीं होगा बहना। तो माइनर सा भी, छोटा सा भी कोई कट लग जाता है कहीं पे तो बहुत सारा ब्लड निकलने का खतरा रहता है, वो स्टॉप नहीं होता है। तो इसी बीमारी का नाम है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया और हेमोफीलिया इज ए मोस्टली inherited genetic disorder that impairs the body's ability to make blood clots, a process needed to stop bleeding। तो ये एक प्रक्रिया है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड क्लॉट यानी कि खून को थक्का होने से रोकने का जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाता है। अब सेक्रेड ग्रुप्स की बात करें, सेक्रेड वुड। तो सेक्रेड यानी कि जो हमारा धार्मिक चीज है, धार्मिक लकड़ी है, तो सेक्रेड ग्रुप्स और सेक्रेड वुड्स आर groves of trees that have a special religious importance within a particular culture. Sacred groves features in various cultures throughout the world। तो ये एक प्रकार के जंगल का समूह है जो कि अलग अलग स्पेशल रिलीजन में उनका अपना पार्टिकुलर रोल है, पार्टिकुलर कल्चर में। तो वो कल्चरल वैल्यूज रखते हैं, मान्यताएं, जैसे हिंदू रिलीजन में हो गया पीपल का पेड़ वगैरह। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में उन ट्रीज की स्पेसिफिक मान्यताएं हैं। तो इस प्रकार के वृक्षों के समूह को
सेक्रेड ग्रुप्स और सेक्रेड वुड्स कहा जाता है। हॉट स्पॉट, अब ये हॉट स्पॉट क्या है? तो ए हॉट स्पॉट इज ए ज्योग्राफिक रीजन that is a reservoir of biodiversity and is highly vulnerable because of destruction. There are 35 biodiversity hotspots identified around the world. Forest is an example of biodiversity hotspot. तो क्या है कि हॉट स्पॉट एक ज्योग्राफिकल रीजन है, रिजर्वायर है बायोडाइवर्सिटी के अंदर में, जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्क होता है डिस्ट्रक्शन का, वहाँ पे खतरा रहता है। तो टोटल जो क्या है 35 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई है पूरे वर्ल्ड में, और जो फॉरेस्ट है वो इसका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे में डीपर मेंटल है, टेक्टोनिक प्लेट है और प्लेट मोशन है, ये हो रहा है। ये ज्योग्राफी में समझने की चीज़ है, और यहाँ पे हमारा बायोलॉजी में भी जो हमारा वोल्केनिक और बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। नीचे यहाँ पे हॉट स्पॉट है, मैग्मा है, और मैग्मा से ये लावा निकल रहा है और यहाँ पे वोल्केनोज आ रहे हैं। ये वोल्केनो प्रोन एरिया हो गया, यहाँ पे वोल्केनोज आने की संभावना होती है। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं है वैसे 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई है पूरे विश्व में, और खास करके ये जंगल और समुद्र वाले एरिया में माउंटेन्स पे इस तरीके का देखने को मिलता है। अब हम बात करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए लेबोरेटरी मेथड यूज्ड टू सेपरेट mixtures of DNA, RNA or proteins according to molecular size. In gel electrophoresis, the molecules to be separated are posed by an electric field through a gel that contains small pores. तो ये एक लेबोरेटरी प्रोसेस है और एक मेथड है जो सेपरेट करता है मिक्सचर आरएनए और डीएनए का और प्रोटीन्स को, मॉलिक्यूल्स को उसके साइज के हिसाब से, उनके शेप के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से। और ये क्या करता है, मॉलिक्यूल जो सेपरेट करता है उसको पोस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने के लिए, और जहाँ पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होता है उससे उसको पास कराया जाता है। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मशीन है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये एक लेबोरेटरी मेथड है जिसमें सेपरेट किया जाता है डीएनए और आरएनए और प्रोटीन के मिक्सचर्स को मॉलिक्यूल साइज के अकॉर्डिंग, और उसको कैसे किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे जेल कंटेन स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होता है वहां से इसको पुश कराया जाता है। तो इसी प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। अब हमारा साउदर्न ब्लॉटिंग है नेक्स्ट। तो साउदर्न ब्लॉटिंग इज ए transfer of DNA fragments from an electrophoresis gel to a membrane support, resulting immobilization of DNA fragments so the membrane carries a semi-permanent reproduction of the blending pattern of the gel। तो ये साउदर्न ब्लॉटिंग का पूरा इमेज दिया हुआ है। तो ये क्या है, ट्रांसफर करता है डीएनए फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेम्ब्रेन के सपोर्ट से, जो कि क्या करता है, इमोबिलाइज कर देता है। इमोबिलाइज यानी कि उसको रोक देता है डीएनए फ्रेगमेंट को। कहाँ से रोक देता है, तो सो द मेम्ब्रेन कैरीज ए सेमी परमानेंट रिप्रोडक्शन ऑफ द बेंडिंग पैटर्न। तो जो बेंडिंग पैटर्न होता है उसका, वहाँ पे उसको रोक करके और उसका रिप्रोडक्शन करा दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस का नाम है साउदर्न ब्लॉटिंग। इसमें भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक्स्ट डे अपडेट होगा। आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है। आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने क्लासमेट्स, दोस्तों और क्लास ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। बाकी लोग भी एग्जामिनेशन 2024 के बायोलॉजी का प्रिपरेशन कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।